नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जीएसटी केवल एक टैक्स नहीं है, जीएसटी और भी बहुत कुछ है। आज जनता केवल जीएसटी का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि जीएसटी भी मोदी जी का विरोध कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पॉपकॉर्न, इस पर एक टैक्स नहीं है, लेकिन मोदी जी एक देश एक चुनाव करना चाहते हैं। एक मामूली पॉपकॉर्न पर एक टाइप का टैक्स नहीं लग पा रहा है। इनसे तीन प्रकार की जीएसटी है। अब पूरे देश में भांति भांति के चुनाव खत्म कर एक चुनाव कराने निकल पड़े हैं। ड्रीम बांट रहे हैं, ड्रीम जो लोकल में सपना कहलाता है। जीएसटी का नाम लेते ही भारत के लोग सिनेमा के पर्दे की तरह ड्रीम सीक्वेंस में प्रवेश कर जाते हैं। जीएसटी एक थीम बन गया है, जैसे हिंदी सिनेमा में प्रेम एक थीम है। गीतकार किसी भी दौर का हो, किसी भी जिले का हो, लुधियाना का हो या बदायूं का हो, उसे प्रेम पर लिखना ही होगा। उसी तरह आप वोटर किसी के भी हों, कांग्रेस के हों या बीजेपी के, आपको जीएसटी का दुख सहना ही होगा। इसका दुख इतना विराट है कि हर सहने वाले को जीएसटी पर अपने आप कविता आने लग जाती है। जो कविता नहीं कर पा रहे हैं वो शायरी करने लग जा रहे हैं, और जो अपनी बात कविता और शायरी से नहीं कह पा रहे हैं वो जीएसटी को लेकर कॉमेडी करने लग जा रहे हैं। अगर आप जीएसटी से परेशान होकर ज्योतिष के पास जाना चाहते हैं तो खबरदार, ज्योतिषियों पर भी जीएसटी की खबर छपी है। प्रभात खबर की इस हेडलाइन को देखकर मेरी तो डेथ हो गई जी। लिखा है, जीएसटी घड़ी और जूतों पर शनि की महादशा। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में बढ़ सकता है टैक्स। मीडिया की भाषा भी भाग्यवादी होती जा रही है। शनिवार को बैठक होने वाली है तो अखबार ने शनि की महादशा लिख दिया। जीएसटी की पहचान शनि की महादशा से की जाने लगी है। लोगों की भाषा यहां बेहद महत्वपूर्ण है। ट्विटर पर लतीफा बनाने वाले लोग चालाक किस्म के हैं। वे विरोध करना चाहते हैं मगर विरोध की भाषा नहीं बोल पाते। लतीफे की भाषा में जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। प्रोटेस्ट को पास टाइम में कन्वर्ट कर दिया है। इन चतुर चालाक लोगों को पता है, सीधे सीधे हाय हाय करेंगे, विरोध करेंगे तो उसी वित्त मंत्रालय से जहां से जीएसटी का उद्गम होता है वहीं से ईडी भी निकलती है। इसीलिए लोग कार्टून बनाकर जीएसटी का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत का भाग्य विधाता कौन है, इसका जवाब मिल गया है। मतदाता भारत का भाग्य विधाता नहीं है, करदाता भाग्य विधाता है। और जीएसटी ने हर भारतीय को निरंतर करदाता बनाए रखा है। यही कारण है कि कुछ पढ़े लिखे लोग कंफ्यूज हैं कि वे कब करदाता नहीं हैं। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे खाते वक्त, खरीदते वक्त वे करदाता नहीं हैं? जीएसटी वो टैक्स है जो हर करदाता को कुछ ना कुछ बना देता है। इसके कारण फकीर भी राजा की तरह फील कर रहा है और राजा भी फकीर की तरह। जिसके पास झोला है वो बैग समझ रहा है और जिसके पास बैग है वो झोला समझ रहा है। जो कुछ नहीं समझ पा रहा है वो भीड़ में शामिल हो जा रहा है, बागी बनकर ट्रेंड करा रहा है। वह ट्विटर पर जाकर टैक्स टेररिज्म नाम से ट्रेंड कराने में शामिल हो गया है। आतंकवाद को डिफाइन करने वाला भाषण अब तो मोदी जी ने भी बंद कर दिया है, लेकिन उनकी जनता अब टैक्स टेररिज्म नाम का ट्रेंड चलवा रही है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जिस तरह सुधार की कोई संभावना नहीं, उसी तरह जीएसटी में भी अब कोई सुधार की संभावना नहीं बची है। आकार पटेल ने जीएसटी की एक नए प्रकार की कल्पना की है। कहा है कि अब जीएसटी पर जीएसटी लगा देना चाहिए। सोच देखिए लोगों की थिंकिंग जीएसटी के कारण कहां तक जा रही है, और जहां भी जा रही है लौटकर जीएसटी पर ही आ रही है। जीएसटी वो प्रेमिका है जिसके मोहपाश में बंधकर भारत के करदाता छटपटा रहे हैं। वे अपनी प्रेमिका जीएसटी से विरह की आकांक्षा रखते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मगर इस निर्मल जगत में उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ट्रकों पर बनाई गई प्रेमिकाओं के इंतजार की तस्वीर अब बदल गई है। जीएसटी का मारा उनका प्रेमी अब बिस्कुट भी लाने लायक नहीं बचा है। भारत के लोगों को महंगाई परेशान नहीं कर पाई। 95 रुपया लीटर पेट्रोल का भाव परेशान नहीं कर पाया। खाद का दाम परेशान नहीं कर पाया। बेरोजगारी परेशान नहीं कर पाई। ऐसे सहनशील धैर्यवान भारतीयों को जीएसटी ने परेशान कर दिया है, हलकान कर दिया है।
ऐसा मत कहिएगा कि आपके लतीफे, आपकी कविता ट्रोल में ढलकर वित्त मंत्री तक नहीं पहुंच रहे हैं। There are three things on which, even as the GST Council was busy deliberating, from the morning, there's a lot of speculation in the media. And as a result, there's a lot of speculation in the social media. अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, ये पूरे प्रेस मीट हम करते हैं हर जीएसटी काउंसिल के बाद, और टैक्स ऐसे विषय है जिसमें बहुत लेयर्स होता है। कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। मत कीजिए वित्त मंत्री को ट्रोल। जीएसटी आपको ट्रोल कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप वित्त मंत्री को ट्रोल करें। इतना टैक्स देने का फायदा राष्ट्र को अवश्य होता है। आपके पास पैसे नहीं बचते हैं, आप कंगाल होने लग जाते हैं। कंगाली आपको भीतर से खाली करती है और उस खाली जगह को भरता है आपका क्रोध। क्रोध देता है आपको हाथों में कुदाल, जिसे लेकर आप मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने चले जाते हैं। आज मस्जिद की खोदाई के लिए एक भारतीय नहीं मिलता अगर जीएसटी ने उसका ऐसा हाल नहीं किया होता। इसलिए जीएसटी का विरोध धर्म की राजनीति के वर्क फोर्स का विरोध है। आप देख रहे हैं जीएसटी पर ललित निबंध। भारत के आम लोगों ने टैक्स का बोझ जिस तरह अपने सर पर उठाया है, उस तरह से घर का सामान नहीं उठाया होगा कभी। अगस्त 2016 में माननीय मोदी जी ने लोकसभा में कहा जीएसटी से टैक्स आतंक खत्म हो जाएगा, उपभोक्ता राजा हो जाएगा। लेकिन अब उनका उपभोक्ता किंग नहीं कंगाल नजर आने लगा है। उसने खरीदना छोड़ दिया। खरीदते ही जितने का सामान नहीं आता उससे ज्यादा का टैक्स चला जाता है। 30 जून 2017 को आधी रात के समय संसद की सभा बुलाकर जीएसटी व्यवस्था लागू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने उस रात 15 अगस्त 1947 की याद दिलाई और कहा यह आधी रात में टैक्स टेररिज्म से आजादी है। यह दिन देश का भविष्य निर्धारित करने के लिहाज से एक निर्णायक मोड़ है। उन्होंने तो जीएसटी को नई परिभाषा दी, गुड एंड सिंपल टैक्स कहा था। जैसे सरदार पटेल ने देश का राजनीतिक एकीकरण सुनिश्चित किया, उसी तरह जीएसटी आर्थिक एकीकरण सुनिश्चित करेगा, ऐसा कुछ कहा था। कहां तो पॉपकॉर्न पर एक जीएसटी तय नहीं और कहां प्रधानमंत्री टैक्स के एकीकरण के सपने दिखा रहे थे। लेकिन एकीकरण का कतई मतलब नहीं कि सपना भी एक ही दिखा रहे थे। तब तो वे जीएसटी के सहारे आतंक को मिटा रहे थे और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचा रहे थे। मतलब इस जीएसटी का विरोध जो आप कर रहे हैं, जिससे आपका पर्यावरण भी बचने वाला था। शेम ऑन यू हेटर्स ऑफ जीएसटी, शेम ऑन यू। हम जानते हैं कि हम एंटी के टोल पर घंटों तक हमारे व्हीकल खड़े रहते हैं। देश का अरबों खरबों का नुकसान होता है। फ्यूल के जलने के कारण पर्यावरण का भी उतना ही नुकसान होता है। इस सारी व्यवस्थाएं सिमलेस होने के कारण एक प्रकार से उन सारी अव्यवस्थाओं में से एक मुक्ति का मार्ग हमें प्राप्त होगा। आप इतनी क्रांतिकारी बात कैसे भूल गए? कहां तो आपको जीएसटी से पर्यावरण के फायदे पर बात करनी चाहिए जो प्रधानमंत्री ने बताया था। लेकिन आप हैं कि जीएसटी से नाराज हैं। इसीलिए आधी रात को संसद बुलाई गई ताकि आप नींद में रहे और पता न चले कि क्या क्या बोला जा रहा है। पहली बार हुआ था जब किसी बिल को पास कराने के लिए आधी रात संसद का सत्र बुलाया गया। सेकंड हैंड कारें, आपने इसे बेकार ही समझा था। आप जिस कार को समझ नहीं सके उस कार को कोई समझा है तो निर्मला सीतारमण समझ पाई हैं। सेकंड हैंड कार को उन्होंने सरकार की नजर से देखा और जीएसटी लगा दिया। कितना आसान है समझना। प्रशांत भूषण ने जैसा समझाया है, अगर 10 साल पहले आपने 10 लाख की कार खरीदी, आज उसे 1 लाख में बेचा, तो आप 9 लाख पर 18% का टैक्स देंगे। इस तरह आपको 1 लाख में कार बेचकर 1,62,000 टैक्स देना होगा। क्या सचमुच में ऐसा होगा? मैं तो गणित में जीरो हूं, लेकिन वकील प्रशांत भूषण ने इसे ऐसे ही समझा है। लेकिन इस खबर पर भी ध्यान दीजिए। बिजनेस स्टैंडर्ड की वसुधा मुखर्जी ने लिखा है, वे लिखती हैं कि जो कंपनियां सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कार बेचने का धंधा करती हैं उन्हें जीएसटी देना होगा। आप जो अपनी कारें बेचेंगे
आपको जीएसटी नहीं देना होगा, ऐसा इस अखबार का कहना है। वसुधा कह रही हैं, अगर आप अपनी ईवी कार 9 लाख में बेचते हैं और डीलर उसे 10 लाख में बेचता है तो उस 1 लाख के मुनाफे पर 18% जीएसटी लगेगा, क्योंकि पुराने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर जीएसटी पहले भी 12% था ही, अब 18% कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की पुरानी गाड़ियों पर 18% का जीएसटी पहले से था। लेकिन क्या यही इसकी सटीक व्याख्या है या लोग बेवजह मजाक बना रहे हैं? क्या इसीलिए कि जनता बाकी चीजों पर जीएसटी देते देते परेशान है और वह बहाने खोज रही है इसके विरोध के लिए? अच्छे से वित्त मंत्री ने समझा दिया। मुझे तो तुरंत समझ में आ गया। जिस देश के युवाओं को धर्म के नाम पर बने संगठन इतनी आसानी से समझाकर मस्जिद खोदने के लिए कुदाल थमा देते हैं, उस देश के मिडिल क्लास को कितनी सरलता से वित्त मंत्री ने समझा दिया है। इसीलिए आज देश को समझ नहीं आ रहा है कि वह हिंदू राष्ट्र है या जीएसटी राष्ट्र है। इकोनॉमिक टाइम्स ने मई 2024 की रिपोर्ट देखी है। लिखा है, वित्त वर्ष 2028 तक भारत की यूज्ड कार मार्केट 1 करोड़ 10 लाख यूनिट तक पहुंच जाने का अनुमान है। इंडियन ब्लू बुक रिपोर्ट के हवाले से छपा है कि 2028 तक सेकेंड हैंड कारों के बाजार का कुल आकार 2023 से दोगुना हो जाएगा। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कोविड के बाद पूरी दुनिया में सेकेंड हैंड गाड़ियों की डिमांड में वृद्धि हुई है। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने को लेकर सामाजिक हिचक खत्म होती जा रही है और लोगों के पास नई गाड़ी खरीदने की क्षमता उतनी नहीं रही। इन सब के चलते सेकेंड हैंड गाड़ियों का बाजार बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। तो समझ में आई बात, सेकेंड हैंड कार क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि नई कारें खरीदने की क्षमता अब नहीं बची है। तो आप पुरानी कार खरीदते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना कबाड़ है विश्वगुरु भारत के यहां, आपको बताने की जरूरत नहीं। तो लोग मजबूर होते हैं कार खरीदने के लिए। कितनी बार आप टैक्स देंगे, कितनी बार आप जीएसटी देंगे, कितनी बार आप टोल देंगे, या इस पर निर्भर करता है आपको सरकार से कितना गहरा प्यार हो गया है। होता है जैसे स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है, जो आपको अगवा करके बंधक बनाकर रखता है, उसी से प्यार करने लग जाते हैं। इसे आप चाहें तो हिंदू स्टॉकहोम सिंड्रोम कह सकते हैं। कितने लोग सेकेंड हैंड कार की जीएसटी से लतीफेबाज हो गए। ऐसा लग रहा है सारा भारत अपनी कार बेचने निकला है और रास्ते में जीएसटी लग गया है। हर बात का विरोध नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने किया है, कुछ सोच समझ कर किया होगा। आपको उससे क्या? व्हाट्सएप में जब तक इतिहास का कोर्स पढ़ाया जा रहा है तब तक आप इन सब दुनियावी बातों की चिंता ना करें। याद कीजिए, जब पेट्रोल 100 रुपया हुआ था तब भी आपने विरोध नहीं किया था। अपने सामर्थ्य को पुकारिए जो खो गया है। जब लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए तब भी आपने विरोध नहीं किया। महंगाई से आपकी बचत उड़ गई, आपने हंसते हंसते इसे सहा है। और आप जीएसटी को लेकर लतीफे बना रहे हैं। शर्म नहीं आ रही? आपका पुरुषार्थ कहां चला गया है? कार सिर्फ कार नहीं है, यह एक अवसर है सरकार के लिए। इसे खरीदते ही सरकार को रोड टैक्स मिलता है, चलाने से पेट्रोल भराते हैं, सरकार को तरह तरह का टैक्स मिलता है, ऊपर से सेस मिलता है। बीमा कराते हैं तो जीएसटी के रूप में सरकार को टैक्स मिलता है। हाईवे से ले जाते हैं तो टोल टैक्स सरकार को मिलता है। और अब आपने इसे बेचकर छुटकारा पाने की राष्ट्र विरोधी कोशिश भी की तो आपको जीएसटी तो देना ही पड़ेगा। एक कार का उत्पादन होता है, सरकार के यहां जीएसटी की दुकान खुल जाती है। कल्पना करनी है तो ऐसी कोई कल्पना कीजिए जिससे राष्ट्र का फायदा हो। ऐसी कोई जगह बताइए, ऐसी कोई चीज बताइए जिस पर जीएसटी ना लगा हो और लग सकता हो। यह आज के वक्त की डिमांड है। केवल वित्त मंत्री खोजती रहें कि कहां कहां जीएसटी लगाएं, ठीक नहीं। आप भी ये काम कीजिए। शेयर खरीदने पर टैक्स, बेचने पर टैक्स, घाटा हो गया तब भी टैक्स। ये एक बात हुई। पता चलता है टैक्स लगाने वालों ने दूर की सोची है। रंजन ऋतुराज ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, वे अपना लोन समय से पहले चुकाने चले गए। पहले चुकाने पर फीस लगती है, ये सबको पता है, लेकिन उस फीस पर भी जीएसटी लगता है। उन्हें अब पता चला 18% जीएसटी। उन्हें 12,000 की प्री पेमेंट फीस देनी थी और उस पर 18% जीएसटी भी देना पड़ गया। तंदुरुस्ती है जहां, जीएसटी है वहां। मतलब आपके पास पैसा है, जेब से निकला नहीं कि जीएसटी धावा बोल देता है। यह वीडियो जीएसटी के विरोध में नहीं है। जब आप महंगाई का विरोध नहीं कर सकते तो मैं आपसे क्यों उम्मीद करूं कि आप जीएसटी का विरोध करेंगे? ट्रेन का टिकट कैंसिल कराने पर भी आप जीएसटी देते हैं।
एसी का कंफर्म टिकट हो, कैंसिल करने पर 5% जीएसटी लग जाता है। इस न्यूज में तो यही लिखा है वित्त मंत्रालय के बदले ये जीएसटी लिया जा रहा है, मतलब ये पैसा वित्त मंत्रालय को जाता होगा। टिकट कैंसिल कराने का जो खर्च लगता है वो अलग, कैंसिल पर जीएसटी अलग। आप एक काम कीजिए, एक डायरी लीजिए, नोट कीजिए पूरे महीने में जीएसटी कितना देते हैं, हिसाब रखिए। इससे आपको राष्ट्र के निर्माण में अपने योगदान के बारे में पता चलेगा। किसी खराब सरकारी अस्पताल, खराब स्कूल को देखकर, खराब सरकारी कॉलेज को देखकर, टूटी सड़क, गंदी सड़क को देखकर आप खुद को दोष देंगे, लगता है हमने कुछ कम जीएसटी दिया है, और भी ज्यादा जीएसटी देना चाहिए। राहुल गांधी जनता के बीच चले गए हैं महंगाई और जीएसटी पर बात करने। वीडियो 24 दिसंबर का है। जो काम पत्रकार पहले किया करते थे, बजट के दिन रसोइयों में जाते थे, अब वो सब नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। राहुल का एक और पदनाम हो जाना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष के अलावा इन्हें पत्रकार प्रतिपक्ष भी कहा जाना चाहिए। चुनाव हारने के बाद भी पत्रकार की तरह जनता के बीच जा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, उन्हें तो करना ही चाहिए। लेकिन यह काम गोदी चैनलों का भी है। गोदी चैनलों ने भारत की आम जनता को अपने स्क्रीन से गायब कर दिया। एक ही प्रकार की आम जनता दिखाई जाती है जो विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में लाई जाती है। बाकी हाय हाय करने वाली जनता टीवी से गायब कर दी जाती है। तो ये महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है, इससे आपको प्रेशर पड़ता होगा? बहुत ज्यादा सर, हम बहुत कटौती करनी पड़ती है। सैलरी का ऐसे है ना कि हर साल जो इंक्रीमेंट होता है वो 2-3 साल से नहीं हो रहा। हमारी सैलरी वहीं की वहीं है 2-3 साल से। तो अब आप बताइए महंगाई के बारे में, आप बताइए क्या सोच? महंगाई की बात यही है, 20,000 अगर किसी को मिलता है, 20,000 में अब ये लगा लो गाड़ी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, नाश्ता पानी का खर्चा, घर का खर्चा, किराया देना, बाल बच्चा का खर्चा। अब उसमें इतनी महंगाई में क्या बचेगा? उसको तो कर्जा नहीं होना है। जीएसटी से महंगाई बढ़ी है? जीएसटी के बाद होलसेल मार्केट अगर कोई चीज लेने जा रहे हैं तो वहाँ क्या होता है कि हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, हम ऑनलाइन नहीं लेंगे क्योंकि हमें जीएसटी बढ़ जाएगी। इस वजह से मना करते हैं। बहुत सी चीजों में क्या होता है, जीएसटी की वजह से हमें सामान भी नहीं मिलता। जैसे कि हम यहाँ से अगर हर कुछ खरीदेंगे ना तो हमारा फिर भी बजट बिगड़ जाएगा। हमें सदर जाना पड़ता है ताकि हम कुछ पैसे बचा सकें। जीएसटी आम आदमी को समझ ना आने वाला टैक्स है। मिडिल क्लास को ही कितने साल बाद समझ आ रहा है। इस पर जीएसटी, उस पर जीएसटी। जिनके पास सीए की सुविधा है उन्हें जीएसटी का दर्द समझ आने में कई साल लग गए। आम आदमी के पास भले ही साफ साफ भाषा ना हो, लेकिन वह भी देख रहा है कि महंगाई उसकी कमाई खाए जा रही है। मलेशिया में 2015 में जल्दबाजी में जीएसटी लागू किया गया क्योंकि सरकार घाटे में थी। नजीब रजाक की सरकार ने लागू किया, हाहाकार मच गया। मलेशिया के लोग जीएसटी से परेशान हो गए, घरों का किराया बढ़ गया, छोटी इकाइयों के लिए टैक्स बढ़ गया, टैक्स रिफंड मिलने में देरी होने लगी, लोगों को काफी नुकसान होने लगा, महंगाई बढ़ गई, कमाई घट गई। 2018 के चुनाव में नजीब रजाक की सरकार हार गई और नई सरकार आ गई। इस सरकार ने जीएसटी को हटा दिया, बल्कि चुनाव जीतने वाली पार्टी का वादा ही था जीत गए तो जीएसटी हटा देंगे। महातिर मोहम्मद की सरकार ने जीएसटी हटा दिया। नई सरकार उसकी जगह सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स लेकर आ गई। दुनिया भर की एजेंसियों ने कहा इससे मलेशिया को नुकसान होगा, सरकार की आमदनी घट जाएगी, मगर जीएसटी वापस नहीं आया। हाल ही में ब्लूमबर्ग में खबर आई कि सरकार जीएसटी को वापस लाने पर विचार कर रही है, मगर सरकार ने इसे नकार दिया। भारत में राहुल गांधी जीएसटी को लेकर कब से सवाल उठा रहे हैं। 2017 से गब्बर सिंह टैक्स बता रहे हैं, फिर भी उनकी पार्टी चुनाव हार रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी विरोध कर रहे हैं जीएसटी के वो कांग्रेस के समर्थक हैं। मोदी समर्थक तो महंगाई से भी खुश रहने वाले लोग हैं। इनकी जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। इससे देश को नुकसान हो रहा है। छोटा दुकानदार खत्म हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, लाखों युवा बेरोजगार हो गए और तब भी ये सुनना नहीं चाहते। हमने इनसे कहा और अभी भी मैं कह रहा हूं, इस जीएसटी को बदलना पड़ेगा, इस जीएसटी को सिंपल बनाना पड़ेगा, सरल बनाना पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो देश को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। मलेशिया पर फिर से आते हैं, जहां जीएसटी हटा दिया गया है। इस पर हमने
MIT का एक रिसर्च पेपर देखा, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें एक बात लिखी है जिस पर गौर कीजिए। लिखा है मलेशिया में GST को अगर वापस लाना है तो यह देखना चाहिए लोग इसे कितना स्वीकार करते हैं, ना कि इससे कितना राजस्व मिलता है। यानी यह रिसर्च पेपर मानता है GST को लेकर लोगों के बीच सहमति बननी जरूरी है। भारत में GST को लेकर केवल लतीफे नहीं बनते, प्रदर्शन भी होते हैं। इन खबरों से तो यही पता चलता है कि बीमा के प्रीमियम पर GST से बीमा एजेंट परेशान हैं, उनके ग्राहक भी परेशान हैं। होटल मालिक विरोध कर रहे हैं, किराए की इमारतों पर 18% GST लग रहा है, इससे होटल उद्योग चौपट हो जाएगा। गोदी मीडिया ऐसे विरोध प्रदर्शनों को कभी नहीं दिखाता। तिरुपुर के व्यापारी प्रॉपर्टी टैक्स और GST टैक्स का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन की खबरें गायब हैं और लतीफे पर चर्चा हो रही है, और जो खबरें छप रही हैं उसे लेकर वित्त मंत्री को शिकायत है, कंफर्म करके नहीं छापा जा रहा है। There are reports which are also carried on saying it may be like this, it may be like that, even in the media, because that's in the air and therefore you'll also report on it. मगर उसका रिपोर्ट फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए मैं बहुत ही विनम्रता से आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूं, स्पेकुलेशन में नहीं रिपोर्ट करना चाहिए, स्पेकुलेशन आधारित रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेट, टैक्स रेट के ऊपर स्पेकुलेशन करना, उसका असर पूरे सोसाइटी के ऊपर लगता है और सभी वर्गों के ऊपर मन में ये चिंता हो जाती है कि क्या होने वाले हैं, क्या बढ़ेगा, कम होगा, घटेगा। ये स्पेकुलेशन में प्लीज मत भाग लेना, क्योंकि कमिटी का काम खत्म नहीं हुआ है। I honestly want media to please check up every time with the concerned people. क्या इसमें फाइनल हो गया है, निर्णय हुआ है कि नहीं, ये चेक करके छपाइए ना। छपाने में लोगों के मन में बहुत सारे चिंता आ जाता है कि होने वाले हैं, नहीं होने वाले, इंक्रीज होने वाले। So my request is the committees have not finalized, the GOMs have not finalized, and they have legitimate reasons which the which the GST Council has appreciated. हाँ, उनको और समय चाहिए, इसीलिए इस बीच में स्पेकुलेशन में मत जाना। इसलिए मुझे सौरभ शर्मा की कहानी रोचक लगती है। सौरभ शर्मा असाधारण प्रतिभा के धनी भ्रष्टाचारी प्रतीत होते हैं। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही। अब सौरभ शर्मा के घर पर छापे पड़ गए। अखबारों ने इन घरों की जगह ठिकाने लिखा, क्या क्या नहीं मिला है। सोचिए सौरभ शर्मा कौन सा GST वसूल रहे थे, लेकिन कुछ तो अतिरिक्त रूप से वसूल रहे थे कि उनके पास से इतनी संपत्ति मिली। अगर उनके पास इतना है तो उनके डिपार्ट के लोगों के पास कितना होगा, कल्पना तो कर ही सकते हैं। 54 किलो सोना मिला, 10 करोड़ कैश। केंद्र और राज्य की 4 एजेंसियां देश के इस सिपाही के मामले में जांच में जुट गईं। भास्कर ने लिखा है, लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा की पत्नी, मां, साली और 2 जिगरी दोस्तों चेतन सिंह गौड़ और शरद जायसवाल को नोटिस जारी किया है। बताइए, करप्शन के खेल में साली भी है और दोस्त भी, जीजाजी नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? सौरभ शर्मा जी का लेवल ही अलग है। आप टैक्स भरते रहिए, सौरभ जी साली और दोस्त की मदद से 54 किलो सोना भरते रहेंगे। राम जाने खुद ही सब रख लिया या बाकी अफसरों को देने के बाद उसके लिए इतना बचा, यह तो पता चलेगा नहीं कभी। अमर उजाला ने लिखा है, सौरभ शर्मा का काले धन का कारोबार भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में फैला हुआ है। उसमें कई बड़े रसूखदारों की हिस्सेदारी की बात सामने आ रही है। हालांकि लोकायुक्त पुलिस अभी उन नामों का खुलासा नहीं कर रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे यह नाम सामने आएंगे। दरअसल दर्शकों, ऐसा कभी नहीं होता। बड़े रसूखदारों को कौन छू सका है? अगर वे बीजेपी से जुड़े होंगे तो क्या कोई एजेंसी हाथ डाल पाएगी? आपको ऐसा लगता है? प्रधानमंत्री ने कहा था GST आएगा तो काला धन समाप्त हो जाएगा। ये एक ऐसा धन है जिसके समाप्त हो जाने के न जाने कितने सपने दिखाए गए, न जाने किन किन को बुलाया गया। कहानी ये नहीं है कि सौरभ शर्मा के घर से 54 किलो सोना पकड़ा गया है। शानदार बात यह है कि सौरभ शर्मा और दिव्या, उनकी पत्नी, दुबई में हैं। कानूनी भाषा में इन्हें फरार बताया गया है। भास्कर ने लिखा है, सौरभ और दिव्या तब से दुबई में ही हैं। जिन्हें लूटना है वो लूट रहे हैं और दुबई एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी बचे आप तो पॉपकॉर्न और सेकंड हैंड कार पर GST को लेकर लतीफे बना रहे हैं। लूजर हो चुके हैं आप। सोना जिसका दाम बढ़ता रहता है, उसके खरीदने पर 3% GST। नौकरी के फॉर्म पर 18% GST। जीवन के सभी दुख एक तरफ एंड दूसरी तरफ GST का दुख। GST का दुख वह दुख है जो हर दुख के ऊपर आता है, टॉप अप। जैसे बेरोजगारी के दुख में महंगाई का दुख, उसी तरह होता है GST का दुख।
आप जीएसटी को लेकर लतीफा नहीं बना रहे हैं, बल्कि जीएसटी ने आपका लतीफा बना दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।